नमस्कार, आपका स्वागत है NPTEL के इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मेरा नाम राहुल और मैं आपका टीचिंग असिस्टेंट इस कोर्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले रैंडम एक्सेस के बारे में। मानते हैं कि हमारे पास कुछ यूज़र हैं, आइडियल यूज़र और एक्टिव यूज़र। अगर हमारे पास एक चैनल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चैनल हैं, तो हम हर एक यूज़र को एक चैनल असाइन कर सकते हैं। वह एक्टिव यूज़र है या आइडियल यूज़र है, इसके इरिस्पेक्टिव। तो हमने हर यूज़र को एक चैनल असाइन कर दिया। तो अगर यह केस हमेशा वैलिड रहे कि टोटल नंबर ऑफ यूज़र बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ चैनल के, तो हम हर यूज़र को एक चैनल असाइन कर सकते हैं। लेकिन आइडियली टोटल नंबर ऑफ यूज़र हमेशा टोटल नंबर ऑफ चैनल से ज़्यादा रहते हैं। तो यह असाइनमेंट एक इनएफिशिएंट वे है, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्टिव यूज़र्स चैनल को यूज़ करना चाहते हों, पर वह चैनल आइडियल यूज़र्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो वह उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ईच यूज़र कैन बी असाइंड अ डिफरेंट चैनल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। However, most data users do not require continuous transmission, so dedicated channel assignment can be extremely inefficient. तो dedicated channel assignment एक extremely inefficient way है channel assignment का। अगर हम ideal case scenario लें तो total number of user will always be greater than total number of channel। तो इस scenario में हम खाली एक्टिव यूज़र्स को चैनल असाइन करेंगे और आइडियल यूज़र्स को कोई चैनल असाइन नहीं करेंगे। इस तरह हम जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ेंगे तो हम एक्टिव यूज़र्स को चैनल एलोकेट कर सकते हैं। तो यह एक स्ट्रैटेजी है जो कि एफिशिएंट है फॉर चैनल असाइनमेंट। सो एट एनी गिवन टाइम चैनल्स कैन ओनली बी एलोकेटेड टू यूज़र दैट नीड देम। तो random access strategy are used in such system to assign channel to the active users। तो active user assignment के मेथड से हम efficiently channel capacity को इस्तेमाल कर पाएंगे, bandwidth का यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि random access protocols कौन से होते हैं, तो सबसे पहले एक नाम निकल के आता है Aloha प्रोटोकॉल का। तो random access techniques were pioneered by Abramson with the Aloha protocols। So Aloha is the random access protocol। In this, packets are buffered at each terminal and transmitted over a common channel। तो इस प्रोटोकॉल में पैकेट्स एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, एक टर्मिनल पे या फिर बेस स्टेशन पे, और उनको दूसरे टर्मिनल पे भेजा जाता है ओवर अ कॉमन चैनल। इसे दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कॉमन चैनल है और आपके पास मल्टीपल बेस स्टेशंस हैं। तो हम अगर हर बेस स्टेशन से कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर भेजें तो वह उस चैनल को यूज़ करेंगे और उस चैनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंच सकते हैं। अगर यह फ्रेम अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो हमें कोई कोलिजन देखने को नहीं मिलता है। पर एक्चुअली ऐसा केस नहीं होता है प्रैक्टिकल सिनेरियोज में। आप मल्टीपल फ्रेम्स भेजते हैं मल्टीपल टाइम इंस्टेंट्स पे। तो अगर हम मान लेते हैं बेस स्टेशन 1 से हमने कुछ फ्रेम्स भेजे और सेम टाइम इंस्टेंट पे बेस स्टेशन 2 से भी कुछ फ्रेम ट्रांसफ़र हुए एंड बेस स्टेशन 3 पे भी कुछ फ्रेम ट्रांसफ़र हुए, तो जिस कॉमन टाइम इंस्टेंट पे दोनों फ्रेम ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ पे कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह एक कॉमन चैनल के सिनेरियो में अगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो हमें कोलिजन देखने को मिलता है। इसे हम अनस्लॉटेड और प्योर अलोहा के नाम से जानते हैं। तो प्योर अलोहा में कोई कंट्रोल नहीं होता है। नो कंट्रोल इज इम्पोज्ड ऑन चैनल टू सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन फ्रॉम वेरियस बेस स्टेशंस। तो बेस स्टेशन 1, 2 एंड 3 किसी भी इंस्टेंट पे चैनल को यूज़ कर सकता है, फ्रेम भेज सकता है। अगर वह कॉमन टाइम इंस्टेंट पे भेजा जाएगा तो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वह अनकॉमन टाइम इंस्टेंट्स पे भेजा जाएगा तो कोई कोलिजन नहीं होता है।
इफ कोलाइड, अगर कोलिजन होता है तो बोथ बेस स्टेशन वेट अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो इस केस में जब रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करना पड़ता है एक बेस स्टेशन को, तो डिले चैनल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस डिले की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिग्रेड होती है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस packets from different user will be transmitted with a high probability of success if there is a light to moderate amount of traffic, जो कि हमने पहला केस देखा था जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स बहुत कम थे, तो लो ट्रैफिक होने की वजह से हमें हाई थ्रूपुट मिलेगा। पर अगर ट्रैफिक बढ़ता है, एज द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोलिजन बिटवीन पैकेट्स फ्रॉम डिफरेंट यूजर इंक्रीजेस। क्योंकि हमने कोई टाइम सिंक्रोनाइज नहीं किया है, तो एक ही टाइम इंस्टेंट पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से चैनल यूज़ किया जाएगा और उस केस में कोलिजन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि एक थ्योरेटिकल लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रूपुट इन एन एलोहा चैनल इज अबाउट 18% ऑफ पीक डेटा रेट। तो आइए अब समझते हैं, अगर हम टाइम सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें, मान लेते हैं हम हर एक फ्रेम को डिफरेंट टाइम स्लॉट के स्टार्ट में भेजते हैं। अगर हम यह रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हर टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग पे फ्रेम्स भेजे जाएंगे। सिंगल फ्रेम हर टाइम स्लॉट पे भेजा जा सकता है और मल्टीपल फ्रेम्स भी हर टाइम स्लॉट पे भेजे जा सकते हैं। तो अगर सिंगल फ्रेम्स भेजे जाते हैं तो वहाँ पर कोई कोलिजन के चांस नहीं है और इस तरह आपका थ्रूपुट इंक्रीज हो सकता है। पर प्रैक्टिकल सिनेरियोज में मल्टीपल फ्रेम एक टाइम इंस्टेंट पे भेजे जा सकते हैं और जब मल्टीपल फ्रेम एक टाइम इंस्टेंट पे भेजे जाएंगे तो कोलिजन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही फ्रेम कोलिजन होता है तो इस वजह से हमारा थ्रूपुट डिग्रेड करता है, बिकॉज हमको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा इस फ्रेम को। तो यूजर्स आर फर्दर कंस्ट्रेन्ड बाय द रिक्वायरमेंट दैट ओनली बिगिन ट्रांसमिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट। तो स्लॉटेड एलोहा में एक टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसके स्टार्ट पे ही आप फ्रेम भेज सकते हैं, उसके मिड पे या एंड पे आप फ्रेम को नहीं भेज सकते हैं। सो यूजर्स आर फर्दर कंस्ट्रेन्ड बाय अ रिक्वायरमेंट दैट दे ओनली बिगिन ट्रांसमिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ टाइम स्लॉट। तो स्लॉटेड एलोहा में स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल हम टाइम स्लॉट की शुरुआत में फ्रेम भेज सकते हैं, बीच में या अंत में स्लॉट नहीं भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार हम ये कोशिश करते हैं कि हम कोलिजन को मिनिमाइज कर पाएं। तो यूज ऑफ सच टाइम स्लॉट इंक्रीज द मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट ऑफ द चैनल, जिसकी वजह से हमारा थ्रूपुट बढ़ता है। लेकिन हम इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन ला रहे हैं, यानी कि हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो नेटवर्क में ओवरहेड बढ़ता है। इवन इन स्लॉटेड सिस्टम कोलिजन अकर, जो हमने देखा, whenever two or more user attempt transmission in the same time slot. So the maximum value of throughput in Aloha channel is about 36% of peak data rate. तो हमने देखा कि प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में हमें कुछ परफॉर्मेंस में अंतर दिखा। स्लॉटेड अलोहा में हमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव मिलती है बिकॉज हम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की शुरुआत में ही डेटा पैकेट्स भेज सकते हैं, ऑल्दो उससे हमें ओवरहेड इंक्रीज मिलता है देखने को। तो अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए कि हम ट्राई करें कि हमें ये कोलिजन अवॉइड करना हो, तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए हमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्कीम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो कोलिजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस वेयर यूजर सेंस द चैनल एंड डिले ट्रांसमिशन इफ दे डिटेक्ट दैट अनदर यूजर इज करेंटली ट्रांसमिटिंग। तो अगर मेरा यूजर उस चैनल को सेंस कर पाए, उसे पहले से ही यह इंफॉर्मेशन हो कि उस चैनल में कोई और बेस स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, तो वह ट्रांसमिशन को होल्ड कर सकता है। तो CSM स्कीम ट्रांसमिशन होल्ड करने के लिए यूज की जा सकती है। पर CSM में ओनली वर्क्स व्हेन ऑल यूजर कैन हियर ईच अदर ट्रांसमिशन, मतलब कि हर यूजर कनेक्टेड होना चाहिए चैनल से और एक दूसरे को सुन पाए, which is typically not the case in wireless system due to the nature of wireless propagation, जो कि ज़रूरी नहीं हो सकता कि हर एक यूज़र
हर बार दूसरे यूजर्स को सेंस कर पाए या चैनल को सेंस कर पाए। तो इससे कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, आइए उन्हें समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ये चैनल है जिस पे मल्टीपल सोर्स बेस स्टेशंस कनेक्टेड हैं। तो अगर ईच नोड कैन हियर इट्स इमीडिएट नेबर, हर नोड अपने इमीडिएट नेबर को सुन सकती है, जैसे कि 4 नोड 5 को और 3 को सुन सकती है, वैसे ही 5 नोड 4 और 6 को सेंस कर सकती है। इसी प्रकार 6 5 को सेंस कर सकती है। लेकिन 4 एंड 6 फार नोड्स हैं, इसलिए वे एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि 6 ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा कुछ 5 को, तो 6 अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा ट्रांसमिशन का। सेम टाइम 4 भी 5 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। क्योंकि यह नेबर नोड नहीं है 4 और 6, तो 4 को लगेगा कि चैनल खाली है और वह डेटा सेंड करेगा, और 6 भी डेटा उसी इंस्टेंट पे सेंड करता है। तो इस केस में एक कोलिजन होगा और पैकेट लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। यहाँ पर 6 ने इनिशिएट किया था पहले पैकेट भेजना, और फिर 4 ने भी उसी टाइम इंस्टेंट पे डिसाइड किया पैकेट भेजने को। देन 4 विल बी अ हिडन टर्मिनल फॉर दिस। सो सपोज node 6 start his transmission. Since node 4 is too far away to detect the transmission, he assumed that the channel is ideal and begin his transmission, so thereby causing a collision with node 6 transmission. Node 4 is said to be hidden from node 6 since it cannot detect node 6 transmission, क्योंकि वह node 6 के ट्रांसमिशन को डिटेक्ट नहीं कर पाई। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एक और प्रॉब्लम का जिक्र होता है। मान लीजिए कि यह चैनल है और ये मल्टीपल नोड्स हैं, तो नोड 1 नोड 2 को हेयर कर रही है, नोड 2 3 और 1 को हेयर कर सकती है, एंड 3 4 को हेयर कर सकती है। अब हमने माना कि 3 जो है वो 4 को कुछ डेटा भेजना चाहता है, तो वह चैनल यूज़ करेगा। लेकिन 2 उसका नेबर नोड है, तो अगर 2 इसका नेबर नोड है तो 2 ये हमेशा सेंस करेगा कि चैनल ऑक्यूपाई है जब 3 ट्रांसमिट कर रहा हो। पर 2 अगर 1 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहेगा, उस केस में वह ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा क्योंकि चैनल उसके हिसाब से बिजी है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। इट मीन्स व्हेन नोड 2 सेंस द चैनल, इट विल डिटेक्ट नोड 3 ट्रांसमिशन, कि नोड 3 ट्रांसमिशन कर रहा है, and assume that channel is busy, even though node 3 does not interfere with the reception of node 2 transmission to node 1, जबकि यह node 3 node 2 के ट्रांसमिशन को इंटरप्ट नहीं कर रही है, उसके बीच में नहीं आ रही है। वह 2 1 को ट्रांसमिट करना चाहता है इंफॉर्मेशन। नोड 2 यह समझेगा कि चैनल बिजी है और इसलिए वह डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। Thus, node 2 will not transmit to node 1 even though no collision will occur. तो आज हमने समझा डिफरेंट कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल को, हमने समझा CSMA, हमने समझा एलोहा, हमने समझा रैंडम एक्सेस को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।